बच्चों, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पिछले वीडियो में जाना था पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। हमने अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का अध्ययन किया था। इसके अलावा आर्थिक क्रियाएं जो कि दो प्रकार की होती हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। जिनके बदले में भुगतान किया जाता है वो बाजार क्रियाएं, और जिनके बदले में भुगतान नहीं होता वो कौन सी होती है? गैर बाजार क्रियाएं। कुछ याद है ना? आपने पढ़ा था ना? तो इसका अध्ययन हमने किया था। इसके बारे में हमने जाना था कि पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं। पुरुष तो क्या करते हैं? घर के बाहर का कार्य करते हैं, जबकि महिलाएं घर का कार्य करती हैं, घर के कामकाज को संभालती हैं। हमने देखा था कि महिलाएं भी अब श्रम बाजार में प्रवेश कर रही हैं, क्योंकि उनको शिक्षा दी गई है, कुशलता दी गई है। लेकिन अभी भी महिलाओं के पास शिक्षा की और कुशलता की कमी है, इसीलिए उनके आय के स्रोत भी कैसे हैं? निम्न हैं। तो बच्चों, आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे जनसंख्या की गुणवत्ता शिक्षा के बारे में। बच्चों, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने कहा था कि यदि जो जनसंख्या है वो जनसंख्या ही रहेगी यदि हम उसको शिक्षा ना दें, अच्छा स्वास्थ्य ना दें। यदि हम उसे अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य दे देंगे तो वही जनसंख्या हमारे लिए क्या बन जाएगी? परिसंपत्ति, ना कि दायित्व। वो मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाएगी। तो हमें क्या करना है? जनसंख्या को परिसंपत्ति बनाना है। तो इसके लिए हमारे देश में विभिन्न तरह के प्रयास किए गए हैं। यदि हम बात करें, अभी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो अब शिक्षा की ही बात करेंगे पहले। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो विभिन्न प्रकार के स्कूल खोलना, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा देनी हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा देनी हो, चाहे वो उच्च शिक्षा देनी हो, इसके लिए भारत सरकार ने भरपूर भरसक प्रयास किए हैं कि देश में शिक्षा का स्तर बढ़ सके, देश की जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ सके। तो आइए पढ़ते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता शिक्षा के बारे में। तो हम बात कर चुके हैं कि जनसंख्या की गुणवत्ता दो प्रकार से निर्धारित होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य से। यही यहाँ पर कहा गया है कि सबसे जनसंख्या की गुणवत्ता शिक्षा में पढ़ रहे हैं कि जनसंख्या की गुणवत्ता दो प्रकार से निर्धारित होती है। एक तो है साक्षरता दर और स्वास्थ्य। साक्षरता दर मतलब शिक्षा की साक्षरता कितनी बढ़ रही है, कितने लोग हैं जो लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बाद है कि जनसंख्या की गुणवत्ता में देश की समृद्धि दर निर्धारित होती है कि जनसंख्या में यदि गुणवत्ता है, यदि जनसंख्या को अच्छा शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है तो वही देश क्या कर पाएगा? विकास कर पाएगा। यदि आप पिछले वर्षों में चले जाइए, 1951 में, 1961 में चले जाइए, तो हमारा देश क्या इतना विकसित था जितना कि अब हो पा रहा है? वो किस लिए? क्योंकि देश की जनसंख्या अब शिक्षित भी हो रही है और उनको अच्छा स्वास्थ्य भी मिल पा रहा है। तो यही बात थी कि यदि उनको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा दी जाती है तो वो जनसंख्या क्या बन जाती है? परिसंपत्ति। अब ये बात तो मैंने आपको इतनी बार रिपीट कर दी कि आपको याद ही हो गई होगी कि जनसंख्या क्या है? परिसंपत्ति, ना कि दायित्व। तो यही बात यहाँ है कि स्वस्थ और साक्षर जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने बताया था कि इसमें हम पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में। तो हम शिक्षा के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा क्या योगदान करती है देश के लिए। तो शिक्षा क्या करती है? राष्ट्रीय आय और समृद्धि में क्या करती है? वृद्धि करती है। क्योंकि हमने शकल का उदाहरण पढ़ा था कि उसको शिक्षा दी गई, शिक्षा देने के बाद ही उसको एक अच्छी नौकरी मिली और नौकरी से उसको सैलरी या तनख्वाह तो अच्छी मिली थी, उसे बॉस से प्रमोशन भी मिल गया। तो उसका जो योगदान है वो राष्ट्रीय आय में क्या हो गया? बढ़ गया। एक नागरिक के तौर पर उसने राष्ट्रीय आय में वृद्धि की या नहीं? तो शिक्षा से क्या होता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, देश की समृद्धि होती है। यह प्रशासन की कार्य क्षमता को भी बढ़ाती है। यदि आप एक शिक्षित वर्ग से बात करें और अशिक्षित वर्ग से बात करें तो दोनों के विचारों में क्या होता है? बहुत अंतर होता है। शिक्षित वर्ग तो कार्यकुशल भी होता है, जबकि अशिक्षित वर्ग कार्यकुशल नहीं होता। तभी तो हम कहते हैं कि शिक्षा से कार्य में कुशलता भी आती है, इससे कार्य क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। अब चूंकि शिक्षा से इतने सारे फायदे होते हैं तो हमारे भारत सरकार ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रयास किए हैं कि सभी व्यक्ति, अधिक से अधिक जनसंख्या क्या हो? शिक्षित हो। तो यही बात है कि जनसंख्या को शिक्षित करने के लिए भारत में विशेष जोर दिया गया है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि भारत में जनसंख्या को शिक्षित करने के लिए या जनसंख्या को शिक्षा प्रदान करने के लिए, अधिक से अधिक जनसंख्या तक शिक्षा पहुँचाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राथमिक शिक्षा के बारे में। तो आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
6 से 14 जो वर्ष के बच्चे होते हैं उन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए सरकार ने भरसक प्रयास किए हैं। बहुत सारी स्कूलें खोली हैं, उन स्कूल में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यही बात मैंने बताई कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक बच्चे कहाँ पर आए, विद्यालय। इसके लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है और सरकार द्वारा विशेषकर लड़कियों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया जा रहा है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कियां जो क्या होती हैं, यदि वो पढ़ जाती हैं ना, वो केवल एक परिवार को बल्कि वो 2 परिवार को शिक्षित करती है, आने वाली पीढ़ी तक भी अपनी शिक्षा को पहुंचाती है। तो यही बात यहाँ है कि लड़कियों की शिक्षा पर भी क्या दिया जा रहा है, विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। जैसे कि जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते, बहुत पढ़ने में काफ़ी होनहार होते हैं, होशियार होते हैं शकल की तरह, तो उन लोगों को यदि उनके पास पैसे नहीं हैं तो अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं ले पाते, तो उनके लिए सरकार ने क्या खोले हैं, केंद्र सरकार ने नवोदय विद्यालय खोले हैं प्रत्येक जिले में। तो उसमें क्या होता है, आपके एग्ज़ाम्स लगते हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर क्या होती है, फ्री एजुकेशन मिलती है, फ्री सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो ये सरकार की बहुत अच्छी सुविधा है और ये होती है अंग्रेज़ी माध्यम में भी। तो कहने का मतलब है कि नवोदय विद्यालय सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले में खोले गए हैं ताकि कि सभी बच्चे जो कि होशियार हैं, होनहार हैं, वो क्या कर पाएँ, इसमें प्रवेश ले पाएँ और अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाएँ। तो प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। अब जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो 12th पास कर लेते हैं, उनके विद्यार्थी उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए, उनका कौशल बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शाखाएं खोली गई हैं। इस प्रकार के व्यावसायिक कोर्स आयोजित किए गए हैं जिसे करके वो क्या पा सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। जैसे आपने ITI का नाम तो सुना ही होगा, तो उसमें यही होता है कि विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कौशल की शिक्षा प्रदान की जाती है और सरकार के द्वारा इस प्रकार की बहुत सारी शाखाएं विकसित की गई हैं। तो यही बात यहाँ है कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान व कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे के लिए देखें तो हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, जो पंचवर्षीय योजना के बारे में आपने सुन रखा है 5 ईयर प्लान्स, वो क्या है, सरकार ने जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से ये 5 ईयर प्लान्स चल रहे हैं। इस 5 वर्षीय जो योजना है उसमें सरकार अपने अलग अलग लक्ष्य तय करती है और उसको हासिल करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करती है। सभी सेक्टर्स में वो पैसों का बंटवारा कर देती है कि इस पर इतना खर्च किया जाना चाहिए, इस पर इतना खर्च किया जाना चाहिए। तो हम यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना देखें तो उसमें शिक्षा पर व्यय कितना था, उसमें शिक्षा पर व्यय था 151 करोड़ रुपए। उसे बढ़ाकर 11वीं पंचवर्षीय योजना में कर दिया गया है 3766.90 करोड़ रुपए। समझ में आ रहा है कि जहां शिक्षा पर व्यय 151 करोड़ रुपए था, वो बढ़कर 11वीं योजना में कितना सारा हो गया, 3766.90। कहने का मतलब है कि सरकार को भी पता है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, सभी लोगों तक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है, शिक्षा पर जो अपना बजट है वो बढ़ाती जा रही है। इसके अलावा यदि हम सकल घरेलू उत्पाद की देखें तो सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत भी बदल गया है कि शिक्षा पर जो व्यय है वो सकल घरेलू उत्पाद का 1951-52 में था 0.64%। समझ में आ रहा है कि 0.64% था कब, 1951-52 में सकल घरेलू उत्पाद का, और जो 2015-16 में बढ़कर कितना हो गया है, 3% आ गया। तो इस प्रकार से जो सरकार है वो क्या कर रही है, अपने बजट को शिक्षा के लिए बढ़ा रही है। ये सारी बातें ये सब इंगित करती हैं। आप इसको कॉपी में तो नोट कर रहे हैं ना, आपको याद करने में सुविधा रहेगी, क्योंकि यदि आप बुक्स को देखते हैं तो बुक में सारी चीज़ें एकदम कॉम्पैक्ट रूप से लिखी हुई हैं, आपको जल्दी से याद नहीं होगा। ये स्लाइड्स इसीलिए बनाई गई है ताकि कि आपको कन्वीनियंट हो, आप इनको आसानी से समझ भी सकें और पढ़ भी सकें। ठीक है, अब बच्चों आपने ये जो सारणी है, ये जो डायग्राम है, वो आप अपनी किताब में भी देखेंगे और इस डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे कि भारत में किस प्रकार से पुरुष और महिलाएं और जो
कुल है, पुरुष और महिलाएं अर्थात व्यक्ति है, उनकी साक्षरता दर में किस प्रकार बदलाव आया है। क्योंकि अभी हमने जाना था कि सरकार ने किस प्रकार से खर्च किया है, तो उस खर्च का फ़ायदा तो मिला ही होगा, तो वो हम इस डायग्राम के द्वारा देखेंगे। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि 1951 में साक्षरता दर क्या थी, कम थी। अब वो धीरे 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 बढ़ती बढ़ती यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, 1951 में ये जो ब्लू बार है, ब्लू बार देख पा रहे हैं, ये तो है किसका, व्यक्ति का, मतलब कितने व्यक्ति साक्षर हैं, और ये पिंक वाला है पुरुष का और ये वाइट वाला है महिलाओं का। तो आप देख रहे हैं सभी में क्या हो रही है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, सबकी साक्षरता दर बढ़ती जा रही है। क्यों नहीं बढ़ेगी, सरकार ने इतना सारा खर्चा भी किया है इनकी साक्षरता दर बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1951 में कितने, बच्चों ये गलत है, यहाँ पर आएगी 1951 में 18% साक्षरता थी, जो बढ़कर अब हम देखें यहाँ पर 2011 में तो लगभग हो गई है 74%, मतलब साक्षरता धीरे धीरे बढ़ी है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इन सभी में जो साक्षरता दर है वो किसकी ज़्यादा है, पुरुषों की साक्षरता दर तो ज़्यादा है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर कम है, जिसका कि हमने पिछले टॉपिक पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि महिलाओं को कम शिक्षा दी जाती है, पुरुषों को अधिक शिक्षा दी जाती है, इसीलिए महिलाओं को आय भी कैसी मिलती है, निम्न। तो यही बात यहाँ पर देखी गई है कि देखो आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि इसमें देखो इतना डिफरेंस है, ये इतना डिफरेंस है, ये तो पुरुष की है और ये महिलाओं की है, जो पिंक वाली है पुरुष की है और वाइट किसकी है, महिलाओं का बार है। तो देखो इन दोनों में कितना अंतर है, देख पा रहे हैं ना आप। तो ये ही चीज़ है कि पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में क्या है, बहुत अंतर है। तो इस अंतर को हमें बढ़ाना है, इस अंतर को हमें कम करना है, और इस अंतर के कम करने के लिए आप जानते हो सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया गया है, ताकि कि पुरुष और महिलाओं की साक्षरता समान हो सके, हमारे देश की साक्षरता स्तर और भी बढ़े। तो इसके लिए हमने अभी देखो, इसका हम एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू निकाल के देखें तो ये निकल के आएगा कि 1951 में कितनी 18% थी, जो कि 2011 में साक्षरता दर बढ़ के कितनी हो गई है, 74%। याद हो जाएगा ना आपको कि कितनी थी 1951 में 18%, और जो कि 2011 में कितनी हो गई है, 74%। और यदि हम महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता की तुलना करें तो महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता की तुलना में 16.6% कम है। और यदि हम ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता की बात करें, क्योंकि गाँव में तो साक्षरता बहुत कम होती है, जैसे कि हमने विलास की कहानी देखी थी कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो कृषि कार्यों में ही लगे रहते हैं, अपने जो पिताजी जो कार्य करते हैं उसी में वो लग जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ साक्षरता कम होती है, जबकि शहर में साक्षरता ज़्यादा होती है। तो उन दोनों में भी अंतर कितना है, 16% का अंतर है। तो यही बात यहाँ पर है कि महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता की दर तुलना में 16.6% कम है, ग्रामीण साक्षरता दर की तुलना में नगरीय साक्षरता दर 16% अधिक है। अब यदि हम विभिन्न राज्यों में साक्षरता दर की देखें तो केरल, जो कि हमारे देश का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो है 94%, जबकि जो बिहार है वो साक्षरता की दृष्टि में बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है और यहाँ पर साक्षरता दर है केवल 62%। लिखी हुई है, केरल में साक्षरता दर 94% और बिहार में कितनी है, 62%। तो इस प्रकार राज्यों की साक्षरता दर में भी क्या है, अंतर देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ देखा कि जो साक्षरता दर है वो बढ़ी तो है, लेकिन पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में अंतर है, विभिन्न राज्यों की साक्षरता में अंतर है, ग्रामीण और शहरी साक्षरता में भी अंतर है। तो इस प्रकार ये साक्षरता में भी क्या पाया जाता है, अंतर अलग अलग तरीके से पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे को देखें तो प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 लाख से अधिक गांवों में फैली है। मतलब जो प्राथमिक स्कूल खोली है सरकार ने कि सभी को क्या मिले, शिक्षा मिले। तो इस प्रकार से 8.41 लाख गांवों में विद्यालय खोले गए हैं ताकि कि सभी बच्चे विद्यालय आ जाएं और सबको पढ़ाया जा सके। लेकिन क्या होता है, बच्चे आते हैं विद्यालय में, थोड़े दिन रुकते हैं और उसके बाद वो आते ही नहीं हैं, आना ही बंद कर देते हैं। तो उनकी जो नामांकन तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है, वो धारण जो होता है अर्थात वो स्कूल में रुक पाना वो संभव नहीं हो पाता। तो इस प्रकार जो शिक्षा है वो पिछड़ती चली जाती है कि स्कूल शिक्षा के जो इस विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर
मतलब लोगों का शिक्षा का स्तर कैसा है, निम्न है, और पढ़ाई किस में चल जाती है, वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। इसके उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है, मतलब वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको क्या कर दिया है, उसने कमज़ोर कर दिया है। समझ में आ रहा है कि मतलब पढ़ाई छोड़ छोड़ के चले जाते हैं बीच में, तो ये दर कैसी हो गई, उच्च हो गई। तो इसी वजह से ये जो शिक्षा का जो विस्तार हुआ है, विभिन्न प्रकार के विद्यालय विभिन्न गांवों में खोले गए हैं, तो उसकी जो दर है उसको कम हो गया है, अर्थात साक्षरता दर कम होती गई है। ठीक है बच्चों, अब आगे के लिए हम देखें तो सर्व शिक्षा अभियान, ये लोगों आपने बहुत जगह देखा होगा कि सब पढ़े सब बढ़े, पढ़ा नहीं पढ़ा या देखा भी होगा। तो सर्व शिक्षा अभियान केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसके हिसाब से कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं वो 2010 तक पूरी संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करें, अर्थात उन्हें जो हमारे पूरे देश में 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा उपलब्ध हो, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो कि शिक्षा से छूटे। तो इसके लिए सरकार ने ये सर्व शिक्षा अभियान चलाया। ये एक सार्वभौमिक पहल है केंद्र सरकार की, समुदाय को साथ में लेकर, ताकि पूरा समाज हमारा क्या हो पाए, शिक्षित हो पाए। तो यही है कि 6 से 14 सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में लिखिए कि आप क्या जानते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, सरकार के द्वारा क्या है उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है, जिसके द्वारा 6 से 14 आयु क्या है, 6 से 14 आयु के बच्चों को क्या मिले, प्राथमिक शिक्षा मिले। ठीक है, अब आगे है प्राथमिक शिक्षा क्या है, सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्र सरकार की ये क्या है, एक पहल है कि केंद्र सरकार ये चाहती है कि हम समुदाय को साथ में लेके चले और उसके द्वारा हम संपूर्ण देश तक शिक्षा का विस्तार कर पाएँ, सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा तो प्राप्त कर ही पाएँ। और इसके लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम जैसे सेतु पाठ्यक्रम है और इसके अलावा है स्कूल लोटो शिविर है, ये भी उन्होंने प्रारंभ किया कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर भी प्रारंभ किए गए। अब ये सेतु पाठ्यक्रम में क्या होता है, जैसे कि एक बच्चा विद्यालय में आता है, वो पहली कक्षा पास कर लेता है और पहली कक्षा करने के बाद फिर वो विद्यालय छोड़ के चला जाता है, 2-3 सालों के लिए वो नहीं पढ़ता है। फिर वो 5वीं क्लास में आता है, उसको लेके आते हैं कि नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे लगता है कि नहीं शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो ये पहली से जो 5वीं का जो गैप है उसके लिए उन्होंने चलाया ब्रिज कोर्स या सेतु पाठ्यक्रम। और इसके बाद आया है जो स्कूल लॉटो शिविर, कई बच्चे इस विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं तो उनको दोबारा लाया गया स्कूल लॉटो शिविर के दौरान। तो ये सभी किया गया सर्व शिक्षा अभियान में, ताकि कि सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध हो, हमारे देश की जो बच्चे हैं वो शिक्षित हो पाएँ। ठीक है बच्चों, अब इसी में चलाई गई एक मध्याह्न भोजन स्कीम योजना, आपने सुना भी होगा दोपहर की भोजन की स्कीम के बारे में कि ये स्कीम बहुत अच्छी है और ये भी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई, सभी विद्यालयों में, सभी जो राजकीय विद्यालय हैं उसमें चलाई गई। अभी आप क्लास 9th में आ गए, आपने यदि आप भी राजकीय स्कूल में पढ़े हो तो आपने क्लास 8 तक स्कूल में मिड डे मील का खाना तो खाया होगा। तो ये वही है, इसके 2 फायदे हैं। एक तो बच्चों का पोषण स्तर सुधर सके, क्योंकि बच्चे अधिकतर पोषण वाला खाना नहीं खा पाते तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, तो उन्हें पोषण का स्तर सुधर सके। इसके अलावा बच्चे शिक्षित भी हो सके। और ये जो कार्यक्रम है वो काफ़ी सफल रहा, इसने बच्चों को बहुत अधिक अट्रैक्ट किया विद्यालय में आने के लिए। जो बच्चे शिक्षा नहीं प्राप्त करते थे वो बच्चे भी विद्यालय आने लगे। तो मध्याह्न भोजन स्कीम योजना ये भी चलाई गई सरकार के द्वारा कि कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों की धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। ये इसका लोगो है मध्याह्न भोजन योजना का, कि ये लोग बच्चों को विद्यालय में लाने के लिए, नामांकन बढ़ाने के लिए और उन्हें विद्यालय में रोकने के लिए, इसके अलावा उनकी पोषण स्थिति को सुधारने के लिए यह योजना चलाई गई। तो आपको याद रहेगा मध्याह्न भोजन योजना के बारे में। अब इसके बाद आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो बच्चों हमने बात की थी कि पहली पंचवर्षीय योजना, इसके बाद बहुत सारी पंचवर्षीय योजना चली और जो लेटेस्ट है वो है 12वीं पंचवर्षीय योजना। हालांकि पंचवर्षीय योजना को अब ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अब 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, इसमें उच्च शिक्षा और उसके कौशल को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए। इसमें भी
जो उस पर अधिक से अधिक खर्च किया गया। उच्च शिक्षा में जो नामांकन है उस वृद्धि के लिए प्रयास किए गए। तो क्या किए गए कि उच्च शिक्षा, पहले तो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में साक्षरता दर बढ़ाने के प्रयास। उच्च शिक्षा मतलब 18 से 23 आयु वर्ग। 18 से 23 आयु वर्ग कौन सा होता है? जो 12th पास आउट करके निकल जाते हैं, जो कॉलेजेस में जाते हैं बच्चे, वो होते हैं 18 से 23 आयु वर्ग। तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 12वीं पास करते हैं और विद्यालय को छोड़ देते हैं। लेकिन उनको यदि व्यावसायिक शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा प्रदान की जाती है तो क्या होता है, इससे उन्हें कहीं ना कहीं अच्छा रोज़गार मिल जाता है, या वह खुद का भी कोई ना कोई रोज़गार चला लेते हैं, क्योंकि उन्हें कौशल तो मिलता ही है। तो 18 से 23 आयु वर्ग में नामांकन वृद्धि हो, इसके लिए 2017-18 में 25.2%, ठीक है, नामांकन वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। और 2020-21 में जो नामांकन वृद्धि है उसका लक्ष्य रखा गया 30%। समझ में आया कि जो उच्च वर्ग है यानी उच्च शिक्षा है उसमें नामांकन वृद्धि के क्या लक्ष्य रखे गए 12वीं पंचवर्षीय योजना में? 2017-18 में 25.2 और 2020-21 में 30%, ठीक है। अब इसके अलावा यह रणनीति जो नामांकन वृद्धि है उसकी जो रणनीति है वो क्यों अपनाई गई? ताकि पहुंच में वृद्धि हो सके। पहुंच में वृद्धि अर्थात अधिकतर सभी जो विद्यार्थी हैं 12वीं पास करने के बाद वो विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय इसमें प्रवेश कर पाएँ और वो आगे की शिक्षा भी प्राप्त करें। उनको गुणवत्ता दी जाए, अर्थात उनको कौशल भरी शिक्षा प्रदान की जाए, उनको शिक्षा की गुणवत्ता दी जाए, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान की जाए। जो विभिन्न राज्य हैं उसमें विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना। जो राज्यों में सब में अलग अलग पाठ्यक्रम हैं तो उसमें जो विशेष पाठ्यक्रम चलाया जाए, व्यावसायिक शिक्षा, पूर्ण शिक्षा दी जाए ताकि बच्चे आत्मनिर्भर बने या खुद का कोई भी व्यवसाय चला पाएँ या कहीं भी रोज़गार प्राप्त कर ले। व्यवसायीकरण करना शिक्षा का, वही बात मैंने की कि व्यावसायिक रूप से शिक्षा देना। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। तो यह रणनीति सूचना प्रौद्योगिकी जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इसके अलावा टेक्निक की जो भी शिक्षा होती है, तकनीकी शिक्षा होती है, वो सारी शिक्षा इसमें प्रदान की गई ताकि कि बच्चे उच्च शिक्षा में भी कौशल प्राप्त कर पाएँ और अपना रोजगार खोल पाएँ। यह रणनीति इसीलिए अपनाई गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों के अभिसरण पर भी ये केंद्रित है। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा मतलब जो बच्चे स्कूल, विद्यालय नहीं विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या हम कह सकते हैं कॉलेजेस में नहीं जा सकते, उनको क्या करना, दूर से शिक्षा देना। डिस्टेंस एजुकेशन का नाम आपने सुना होगा। तो इस प्रकार की शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और इसके अलावा है संचार प्रौद्योगिकी की शिक्षा। तो ये भी बढ़ाने पर इस पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया। अब इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के कॉलेजेस हैं, पिछले 50 वर्षों में देखें तो कॉलेजों की संख्या है, चाहे वो विश्वविद्यालय हो चाहे वो महाविद्यालय हो, उनकी संख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है क्योंकि सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा को बढ़ाने के भी बहुत अधिक प्रयास किए गए हैं। तो पिछले 50 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब ये वृद्धि क्या हुई है, इसकी सारणी आपके जो बुक है उसमें काफ़ी बड़ी दी हुई है। मैंने इस सारणी को एकदम छोटा बना दिया है ताकि कि आपको यह एहसास दिला सके या बता सके कि कितनी वृद्धि किस साल में हो पाई है। मतलब 1951 में कितनी थी और 2017-18 में कितनी वृद्धि हुई है, ताकि आपको बिल्कुल इनका पता चल सके कि महाविद्यालय जहाँ 1950-51 में 750 थे वो बढ़कर कितने हो गए, 41,012। मतलब महाविद्यालयों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसके बाद विश्वविद्यालय 30 थे बढ़कर 851 हो गए। जो इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं अर्थात उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं वो लगभग 2,63,000 थे। कब, 1950-51 में। और 17-18 में ये बढ़कर हो गए हैं 3,66,42,378। मतलब हमारे देश के इतने सारे बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा इनमें शिक्षकों की संख्या है वो 24,000 थी, वो बढ़कर हो गई है 12,84,957। तो ये आपको ध्यान रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी शिक्षा के बारे में बताई वो सारी आपको क्या करनी है, अपनी कॉपी में नोट करनी है। ठीक है बच्चों,
तो ये जो मैंने आपको बताया शिक्षा के बारे में कि किस प्रकार से हमारे देश में जो शिक्षा है उसका स्तर बदलाव होता जा रहा है। ये किस लिए? क्योंकि सरकार को भी पता है कि यदि देश की जनसंख्या को शिक्षित किया जाएगा तभी वो जनसंख्या गुणवत्तापूर्वक बनेगी, वो मानवीय पूंजी बनेगी और हमारे देश की समृद्धि में सहायक होगी। तो आज हमने क्या जाना? हमने जनसंख्या की गुणवत्ता शिक्षा के बारे में जाना कि शिक्षा किस तरीके से मानव और देश के लिए उपयोगी है, जैसे हमने शकल की कहानी में जाना था, और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। और ये भी देखा कि अभी भी हमारे देश में शिक्षा को लेकर बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि महिला शिक्षा को कम बढ़ावा दिया जाता है, महिला और पुरुष साक्षरता में काफ़ी अंतर है, तो ये सब दूर करने की ज़रूरत है। तो आशा है कि आपको जनसंख्या की गुणवत्ता शिक्षा समझ में आया होगा। अब जो जनसंख्या की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व है वो है स्वास्थ्य, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।